नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। वैसे राजनीति में फैसले बड़ी खामोशी के साथ किए जाते हैं, क्योंकि खामोशी में किए गए फैसले चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद बहुत धमाल मचाते हैं। कभी कभी ज़्यादा बोल देने से भी बात बिगड़ जाती है, और बिगड़ती इस मायने भी है कि दोस्त भी अलग हो जाते हैं और जो राजनीतिक दुश्मन होते हैं उनको मौके भी मिल जाते हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ महागठबंधन की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी, इन चार दलों के बीच एक सैद्धांतिक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है कि ये गठबंधन करेंगे, और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आने वाले जनरल इलेक्शंस में मुकाबला करेगा। उसकी इन्होंने कुछ नज़ीर भी पेश की। गोरखपुर में, जहाँ कांग्रेस हालांकि वहाँ साथ नहीं थी, फूलपुर में, कैराना और नूरपुर में। जब से इन सीटों को जीता, गठबंधन को ये लगने लगा कि ये वो गठजोड़ है जिसके जरिए वो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं या फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक सकते हैं। सैद्धांतिक सहमति बड़े नेताओं के बीच है, लेकिन जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो है सीटों का बंटवारा और चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, रणनीति क्या होगी, जिसमें पहला सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू सीट शेयरिंग है। लेकिन एक बात अखिलेश यादव की तरफ से निकली, उस बात के बड़े मायने कि वो दिल बड़ा करने को तैयार हैं, बीएसपी को ज़्यादा सीटें देंगे। लेकिन मायावती कहती हैं कि जब तक उनको रिस्पेक्टेड सीटें नहीं मिलेंगी, यानी उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी, वो समझौते का ऐलान फॉर्मली नहीं करने वाली। लेकिन कुछ ऐसे भी उत्साही लोग हैं जो ये कहते हैं कि हो चुका है गठबंधन, सीटों का ऐलान सिर्फ बाकी है। तो क्या गठबंधन के भीतर चल रहा है? आज की तिथि में अगर आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से बात करें, किसी भी राजनीतिक पत्रकार से बात करें, सोसाइटी के किसी हिस्से में बात करें, तो सबका पहला सवाल होता है कि क्या गठबंधन हो गया? तो हमने भी सोचा कि इस पर आज क्यों ना डिबेट की जाए कि क्या वाकई में गठबंधन हो गया, या गठबंधन होने जा रहा है, या गठबंधन होने की संभावना है, या फिर गठबंधन नहीं होगा। क्या सीन बनने वाला है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किसके साथ है। क्या बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी, और क्या गठबंधन उपचुनावों का अपना परफॉर्मेंस जनरल इलेक्शंस में दोहरा पाएगा? बड़े मसले हैं। तो ये बात करना जरूरी है, क्योंकि तमाम लोगों की राजनीति प्रभावित होने जा रही है जनरल इलेक्शंस में। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि क्या गठबंधन हो गया, गठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन होगा या गठबंधन नहीं होगा, क्या होगा आने वाले समय में राजनीति में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए मैंने बहुत खास मेहमानों को आज की डिबेट में आमंत्रित किया हुआ है। आलोक अवस्थी यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनिल दुबे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, जीशान हैदर यूपी में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर और नेशनल स्पोक्स पर्सन, एकमात्र नेशनल स्पोक्स पर्सन सुधींद्र भदौरिया जी दिल्ली से मुझे लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जी और अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जाने माने विचारक हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। उदयवीर जी, इस डिबेट को मैं आपसे ओपन करना चाहता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इसकी बड़ी स्टेक होल्डर है इस होने जा रहे गठबंधन की। मेरा ये सवाल है कि एक तस्वीर साफ करिए, क्योंकि असमंजस ये कि क्या गठबंधन हुआ, गठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन है तो किस लेवल पर है। जनता को जानने का थोड़ा हक बनता है कि आप उन्हें बताएं कि क्या वाकई में गठबंधन हुआ या नहीं हुआ। ब्रजेश जी, स्थिति स्पष्ट करना तो लीडरशिप का काम है, और निश्चित मानिए जब गठबंधन होगा तो स्थिति स्पष्ट की जाएगी। हमारा बहुजन समाज पार्टी का सैद्धांतिक दोनों लोगों की लीडरशिप की तरफ से ये जवाब आ गया कि हम दोनों का गठबंधन है। कैराना के उपचुनाव से लोकदल की भी इस गठबंधन में भागीदारी हो गई है। इससे आगे हमारी कांग्रेस से दोस्ती पिछली विधानसभा से थे, वो गठबंधन के स्वरूप में है, नहीं है, क्या है, ऐसी कोई वार्ता की मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए मैं इस खबर पे विश्वास नहीं करता जो खबर किसी चैनल ने चलाई है। मेरा अपना मानना है कि अगर हम जिस दिन सैद्धांतिक सहमति करेंगे आपस में बात करके, उस दिन सैद्धांतिक सहमति की घोषणा करेंगे। आपकी बात में से एक बात याद दिलाता हूं, आपने कहा सैद्धांतिक सहमति हो गई है नहीं लीडरशिप के बीच। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मेरी बात नहीं सुनी शायद आपने।
मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की लीडरशिप ने ये घोषित कर दिया और लोकदल का नूरपुर और वहाँ के चुनाव के टाइम से भी इस गठबंधन में एक भागीदार के रूप में हिस्सेदारी हो गई। इसके अलावा जो और भी दल हैं, कांग्रेस का सिर्फ सवाल नहीं है क्योंकि आप 4 ही दल को गिन रहे हैं, और भी बहुत सारे दल हैं, उनकी किससे क्या बात चल रही है, मेरी जानकारी में मेरे लीडरशिप के साथ कोई अभी चर्चा नहीं हुई है। और बसपा के साथ भी कोई चर्चा नहीं? बसपा के साथ तो चर्चा होगी जब दोनों लीडरशिप ने घोषणा कर दी, दोनों नेता मतलब अभी मसला आईएनसी और आरएलडी का है। हाँ, जाके नहीं, आरएलडी से भी बात हो गई, जब जैन जी आए, अखिलेश जी से बात हुई, उसके बाद लगातार सीटें। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, हो सकता है मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप ये क्लियर कर दो कि हाँ वाकई में आप लोग की बातचीत चल रही है। नहीं, ऐसा है? ऐसा नहीं है। देखिए, जब जितनी बात होती है उतनी हम बताते हैं। जो बात इफ और बट पे चल रही है उसको हम कैसे बता सकते हैं? किसी चैनल ने बता दिया। मेरा तो मानना है कि कांग्रेस की लीडरशिप से दोस्ती करना, गठबंधन करना कोई पाप थोड़े है। जब हमारी दोनों लीडरशिप बैठ के बात कर लेगी जी, या हमारी निषाद पार्टी से थी और जिन से थी उनसे कोई बात हो जाएगी तो वो हम फ्लोर पे आके बोलेंगे ना कि हमारी आज सिद्धांतिक सहमति हुई है सीटों के लिए। मैं आपको सुधींद्र भदौरिया जी के साथ कनेक्ट करता हूं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। भदौरिया जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती वक्त आज की डिबेट के लिए निकाला। मैं बहुजन समाज पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड जानना चाहता हूं कि आज की डेट में क्या आप लोग गठबंधन में हैं, नहीं हैं, अकेले हैं, सैद्धांतिक तौर पर हैं, रणनीतिक तौर पर हैं, क्या आप लोगों का स्टैंड है इस वक्त? देखिए, इस समय जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसको दृष्टिगत रखते हुए और बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से मैं इस बात को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। हमारा अगर आप पूरे देश का आप परिवेश देखें तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल में जो चुनाव हुए, 4 चुनाव हुए, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना और नूरपुर, और इसमें हम सब लोग मिलकर जो लड़े वो प्रदेश के लोगों के सामने थे। देश के अंदर एक वातावरण भी बन रहा है और वो वातावरण है कि हम किस प्रकार से इस संविधान को, यहाँ के लोकतंत्र को और इस देश के अंदर जो हमारा एक सोशल फैब्रिक है, ताना बाना, उसको कैसे सुरक्षित रखें, उसके ये प्रयास है। तो आपको याद होगा जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो हमारे उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को एक पूंजीपति के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने हारवाने का एक सफल प्रयास भी किया, पर मैं समझता हूं बहन मायावती जी ने कहा और समाजवादी पार्टी ने उदारपूर्वक उनको विधान परिषद में पहुंचाया और बहन मायावती जी ने कहा कि बीजेपी के मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि अब तो ये हार गए तो अब इनका टूट जाएगा। देखिए, हमने उसके आगे भी हम बढ़ गए। कर्नाटक के अंदर हमने सभी लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोका। सर, उत्तर प्रदेश में क्या सिनेरियो है? आप लोग उपचुनाव में जो आपकी जुगलबंदी थी वो कंटिन्यू रहेगी? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और इसके अंदर भाई अजीत सिंह जी के पार्टी के सभी लोग जो कैराना और नूरपुर में थे, ये सब लोग साथ आए हैं। हर पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी, हमारी पार्टी की ये कोशिश है, बहन मायावती जी ने स्पष्ट किया है कि हम चाहते हैं सांप्रदायिकता के विरुद्ध जितनी शक्तियां हैं वो सब एकजुट हों। और बहन मायावती जी ने यह भी कहा कि अगर सम्मानजनक बातचीत होगी कि हम देश के आगे भी इसको ले जाएंगे, जैसा हमने हरियाणा और अन्य जो उत्तर प्रदेश का डेटा है इलेक्शन का, जितना व्यापक लास्ट जो जनरल इलेक्शन का डेटा हमें सजेस्ट करता है, बहुजन समाज पार्टी 34 सीटों पर नंबर 2 की पोजीशन में थी और ये सभी 34 सीटें बीजेपी ने जीती थी। आपको लगता है ये 34 सीटें आपके लिए पर्याप्त हैं या फिर इससे ज्यादा आपको चाहिए? देखिए, हम किसी सीट के बारे में इस समय चर्चा करना ये परिपक्व बात होगी। बहन मायावती जी उचित समय पर जो समझौते की सीटों की बात है उनकी परतें उसी समय खुलेंगी जब ये सारी बातें संपूर्ण हो जाएंगी। ये हम यहाँ पर खोल दें कि अमुक सीट, उसका कोई औचित्य नहीं है। बहन मायावती जी हर चीज, हर रणनीति हमारी समय समय पर, बस मैं एक लाइन में आपसे ये जानना चाहता हूं, प्रदेश के लोगों के सामने, जैसे अभी उदयवीर सिंह जी ने कहा कि सैद्धांतिक सहमति लीडर्स के बीच है, बातचीत भी ये स्टेटमेंट के जरिए भी सामने आता है, तो क्या सैद्धांतिक सहमति को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे?
देखिए, सैद्धांतिक तो दो चीजें हैं। एक कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की समतामूलक समाज और संविधान के बारे में एक सम दृष्टिकोण है। दूसरी चीज कि जहां तक चुनाव की रणनीति का प्रश्न है, सीटों का बंटवारे का प्रश्न है, उसके बारे में हमने बड़े मन से फूलपुर में, गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवारों का साथ दिया। फिर बाद में कैराना में हमारे कार्यकर्ता और जितने हमारे कैराना और लोग थे, नूरपुर सब में लगे आपने वहां। इनका साथ नहीं दिया नूरपुर था, में लगे। अनाउंसमेंट तो नहीं किया था। देखिए, हमारे कार्यकर्ता सब लगे थे, तभी आप इनसे पूछ लीजिए, आरएलडी के लोगों से, यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने काम किया, सभी लोग वहां पर वोट डालने। हम वहां पर इतना बड़ी ताकत में दलित समाज है जिन्होंने वोट दिया। सर लगे हाथ बैठे, मैं पूछ लेता हूँ, आपका साथ बीएसपी ने दिया था नहीं दिया? बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, कैराना में दिया, नूरपुर में दिया। बीएसपी के कार्यकर्ता लगे रहे, चुनाव प्रचार में भी लगे रहे, साथ दिया। बीएसपी और आप लोग सब साथ हैं, इसका मतलब ये तो रहस्योद्घाटन हो रहा है कि अंदर अंदर गेम हो रहा था। नहीं, ये तो जब गोरखपुर में और फूलपुर में चुनाव हुआ था तभी से राष्ट्रीय लोक दल ने समर्थन दिया था। उसके बाद कैराना ये आप इसीलिए ऐलान कर रहे हो ना कि बीएसपी ने आपका वहां साथ दिया था? बिल्कुल, हाँ, आपकी जीत में बीएसपी का वहां पर हमारा बीएसपी ने हमारी मदद की, सपा से हमारा गठबंधन नहीं, अभी तो धन्यवाद दिया और वहां पर हमारी मदद कांग्रेस ने भी की थी, वहां पर हमारी मदद महान दल ने की थी, वहां पर हमारी मदद। अच्छा, एक बात और पे आ जाइए। देखिए, पिछली बार का जो इलेक्शन हुआ था, जो डेटा है, मैं फैक्ट पे, हार्ड एविडेंस पे बात कर रहा हूं, सेंटिमेंट्स पे बात नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ एक सीट मथुरा की थी जहां पर जयंत चौधरी हेमा मालिनी के मुकाबले दूसरे नंबर पर थे, और कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहां पर आरएलडी फाइट की हो। आपको उसके बाद भी लगता है कि आपका कोई दावा बड़ा मजबूत है संगठबंधन? सवाल ये विषय जो है, ये जब दलों के बड़े नेता बैठेंगे तो तय हो जाएगा कि कौन कहां लड़ेगा। मैं देख रहा हूं, जिससे मैं सवाल पूछ रहा हूं गुस्सा हो जा रहा है। नहीं, गुस्सा नहीं है ब्रजेश जी, आपको लग रहा ये गलत पकड़ लिया। मैं तो सेकंड जो रनर अप है, मैं तो उस पर बात वो रनर अप तय होता है। हार्ड एविडेंस पे बात करिए, सेंटिमेंट्स पे नहीं। नहीं, सेंटिमेंट कैराना कैसे बनती थी लोकदल की, लेकिन दी गई। कौन सा फार्मूला तय होगा? कोई एहसान किया इनके ऊपर? ये तो जीतने के बाद कैंडिडेट भेजा अपना कैंडिडेट भेजा। जब दलों के बीच में समझौते होते हैं और तो खुले मन से होते हैं, और उसमें फिर ये आपका मन कितनी सीटों के लिए खुला है? नहीं, हम सीटों की बात कर, जब हमें बताई जाएगी तो हम आपको वो भी बता देंगे। अच्छा, कैराना, मथुरा और बागपत, इसके अलावा कहीं चौथी जगह क्लेम है? नहीं, क्लेम की बात ही नहीं। हम ये मैं हार्ड एविडेंस पे बात कर रहा हूं, सेंटिमेंट्स पे नहीं। मैं जहां तक मैं समझता हूं कि जब दलों के 1+1 नहीं होता ना, जब लोग मिलते हैं तो 1 और 1 11 होता है जी। और जब लोग मिलेंगे, भाई आलोक अवस्थी जी, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। पैमाना होता है, जीतने का पैमाना हम लोग भी। देखिए, एक चीज तो आलोक जी आप अपने माइंड में क्लियर रखिए, ये लोग की बातों से सुनकर मेरा जो अपना मतलब पत्रकारिता का अनुभव है, वो कह रहा है कि ये लोग मिल गए हैं, इन्होंने गठबंधन कर लिया, लेकिन ये अपनी रणनीति का खुलासा तभी करेंगे जब चुनाव घोषित हो जाएगा। अब क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से मुकाबले के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार है? आपके पास कोई रणनीति है? क्योंकि इस बार ये बहुत सीरियसली आ रहे हैं इकट्ठे होकर, और आपको उपचुनाव का सबक भी ये दे गए हैं। ब्रजेश जी, जनता ने बुहारी करके इनको एक कोने में इकट्ठा कर दिया है, इनके पास विकल्प नहीं है। क्या करके? बुहारी करके, जो घर में बुहारी होती है ना, झाड़ के सब कंकाड़ जो है एक बार एक किनारे। अब उसके बाद ये सब डरे और सहमे हुए हैं, इनको नहीं लगता कि इनका अस्तित्व बचेगा नरेंद्र मोदी जी के सामने। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सामने ही टिप्पणी कर दी कि कैराना में आपका क्लेम नहीं बनता था, वो तो हमने आपको दे दी। अच्छा, दे भी कैसे दी? प्रत्याशी समेत दे दी। तो ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा। आप गोरखपुर और गोरखपुर और फूलपुर में राउंड ओपन रहेगा, कांग्रेस इनके खिलाफ लड़ी। ये कैराना में कहते हैं कि हमको बसपा का समर्थन मिला। बसपा में माननीय बहन मायावती जी ने कहीं घोषणा नहीं की कि हमारे गठबंधन है, और ना ही वो उन्होंने कहीं पे इसका जो अपील करी। और साथ ही साथ अगर आप लेटेस्ट चुनाव कर्नाटक का देख लें, कर्नाटक में जेडीएस के साथ मिलकर के बसपा लड़ी, और वहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की पीठ में छुरा भोग करके वहां पर चुनाव लड़ी। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे कुछ ट्रिकी सवाल पूछ रहा हूं, मायावती के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? मायावती जी देश की नेता है, प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है,
उनके बारे में और क्या आपकी कहूंगा? आवाज क्यों बदल गई आलू जी? नहीं, आप किसी भी राजनीतिक बारे में पूछेंगे तो जवाब तो देना अच्छा, ही वो होगा। कैसी प्रशासक है, उनको आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कैसा मानते हो? देखिए, चुनावों में गठबंधन का कोई स्थान नहीं ओ रहा भाई, है मैं राजनीति, पूछ- देश की राजनीति में मैं कभी क्या नहीं पूछ रहा रहा हूँ, आप जवाब देखिए, नहीं दे रहे देखिए, हो। मैं आप पूछ रहा हूँ एक 1977 एडमिनिस्ट्रेटर की सरकार तौर ले पे लीजिए। मायावती के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, मायावती जी को और दलितों का उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से रही और मायावती जी को 3 बार अवसर भी मिला हमारे साथ सरकार बनाने में, और किसी के साथ सरकार उनकी चली मौका नहीं। मिले तो दोबारा साथ आना पसंद करेंगे? नहीं, ये स्पेकुलेशन तो आप लगा सकते हैं, अभी तो पार्टी में और या ऐसी कहीं पे हमारे को कोई सूचना नहीं है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, मतलब आप लेकिन मेरा इतना कहना एक है, कैरेट लटका के रखना चाहते हो? मेरा इतना कहना है कि देश ने गठबंधनों का बुरा हश्र देखा है, जी। और ये देश की राजनीति की बात हो रही है। आज देश में इतने गठबंधन का देश हश्र में जो तो इतने आप कार्यक्रम अपने चल बारे रहे में तो बता दो कि आप हैं, पहले राउंड में नोट चाहे इन्होंने एक एक करके मोरारजी बात देसाई और चरण सिंह को लड़ा करके कांग्रेस ने गिराया हो, चाहे वीपी सिंह के साथ चंद्रशेखर जी को लड़ाकर गिराया हो, चाहे उन्होंने देवेगौड़ा आपकी जी अभी और प्रॉब्लम कांग्रेस है या गुजरात जी को सपा लड़ाया बसपा हो। है? अभी तो आपकी प्रॉब्लम कांग्रेस है या ने- सपा बसपा? कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन धर्म पालन नहीं किया है। हाँ। और आपको याद होगा जब नरसिम्हा राव जी चले तो गठबंधन में होता क्या था, लेन Alright. देन, लेन और जीसा- देन। जीसान हैदर नरसिम्हा साहब। राव में भी Alright, जेएमएम कांड हुआ, ओके। और आपने यूपीए 1 में भी देखा नोटेड कि नोटेड। संसद अब में मैं नोट जीसान कैसे हैदर चले गए। को आपके साथ डायरेक्ट तो यहाँ कनेक्ट नोटों करता का संबंध हूं। रहता जीसान है। भाई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। देखिए, जो हार्ड एविडेंस है, एक जो इन्होंने टिप्पणी की कि हमने कहा कि लोकदल को हमने एहसान कर दिया, अभी आपने कहा सुन लीजिए। नहीं एहसान वर्ड नहीं ये किया। आपको हम कहना है, देखिए, जो है क्लेम शांति- हमने सीट दे दी शांति- आपकी, थोड़ा उसको सुनना क्या लीजिए। कहेंगे? थोड़ा चाहते सुनना नहीं। भी सीखिए। हाँ, हाँ। इतना ना पड़े ना, ओके। अभी तो लोग मिलने की लेट बात अस कर रहे हैं। कंप्लीट। हमने ये कहा कि आपके हिसाब से कैराना नहीं बनती थी, आपके आंकड़े के हिसाब से, लेकिन लोगों ने मिलके तय कर लिया और दी। और कैंडिडेट लड़ाई दिया आपने। लड़ाई हाँ, हाँ, ठीक कैंडिडेट बात है, ये दिया, हमारी कुछ दिया। रणनीति है। हम जब आपकी हमारी रणनीति। साझा सरकार है, आपको क्या लेना देना भाई, ये भाई? डेटा मेरा नहीं है, ये तो नहीं, भारत नहीं, चुनाव डेटा- आयोग का डेटा है। इसीलिए मेरा कहना है कि ये भारत चुनाव आयोग का डेटा सीटें तय नहीं करता। ओके। सीटें पार्टी की लीडरशिप तय करती है, परिस्थितियों के हिसाब से तय करती है, एक ओके। चुनाव देख के तय नहीं करती है। सीट आप का थोड़ा इतिहास- कांग्रेस को वक्त देंगे बोलने हाँ, का? नहीं, नहीं, ऑलराइट, जीसान जी, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए, जो डेटा सजेस्ट करता है और जो पिछला रिकॉर्ड मौजूद है, कांग्रेस 2 सीटें जीती और 6 पर आप नंबर 2 पे रहे, 8 सीटों का क्लेम बनता है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, आप गठबंधन में इंटरेस्टेड हैं या अकेले चुनाव लड़ेंगे? और अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या क्या चाहते हैं गठबंधन से? नहीं, देखिए- आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं उदयवीर जी की और मैं बात कोई से- सीट बांटने नहीं बैठा हूं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं केवल वो बता रहा हूं जो पिछले चुनाव में हुआ है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ब्रजेश जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जो उदयवीर जी ने कहा या अनिल दुबे जी ने कहा, मैं इनकी बात के साथ सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। अभी गठबंधन का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पिछला चुनाव हम लड़े थे समाजवादी पार्टी के साथ, अभी गठबंधन हुआ क्या नहीं कह रहे हैं कोई आप? गठबंधन में official- कुछ पता ही नहीं है? नहीं, अभी कोई उसका स्वरूप तो आया नहीं है। सपा बसपा ने अपने गठबंधन का ऐलान किया है आरएलडी के लिए, जैसे कहा उदयवीर जी ने। अगर हम गठबंधन में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अभी हमारी लीडरशिप ने ये नहीं तो बताया इतना हमको। confuse तो अपने जब वोटर्स हमें और पता कार्यकर्ताओं चल को जाएगा। कर रहे हैं। अरे अभी बहुत समय है। देखिए, सबसे कोई ज्यादा समय नहीं confuse बचा तो भाई, आलोक चुनाव अवस्थी है। जी है। आप देखिए, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा है, हताशा है, जिस तरह से आप स्टूडियो में मुझे चिल्ला रहे हैं। कांग्रेस का बताओ, सबसे मैं ज्यादा आलोक जी को परेशान तो आलोक अगले जी दिख राउंड रहे में हैं। निपटते हैं देखिए, इनसे। जिस दिन कर्नाटका का स्टेज जिस दिन सामने आया था, उस दिन इन देखो, लोगों मैं की बिना नींद उड़ हल्ला गई गुल्ला थी। किए आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल, कांग्रेस बिल्कुल। क्या गठबंधन का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी? विजय जी, मैंने आपको बिल्कुल अभी क्लियर किया कि जिस दिन हमारी लीडरशिप हमें बताएगी अगर हम गठबंधन में जाना है तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हेमंत तिवारी जैसे जी, जो भी देखिए, हमारी जो leadership मैं फिर बोलेगी। चौथी बार इस बात को दोहरा रहा हूं, हम हार्ड एविडेंस पे बात कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स पे नहीं, जिसका बार बार उदयवीर जी जिक्र कर रहे हैं कि पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होती रहती हैं। जो हार्ड एविडेंस है वो सजेस्ट करते हैं कांग्रेस की पोजीशन 2 सीट जीते हैं, 6 पर ये रनर अप रहे हैं, 8 का इनका दावा बनता है। उसके बाद भी आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन कोई शेप ले पाएगा, कोई आकार ले पाएगा और ये सारे दल सीट शेयरिंग के मामले तक एक बने रहेंगे? 100% गठबंधन होने जा रहा है। मजबूरी गठबंधन है, लेकिन कभी कभी मजबूरी गठबंधन बड़ी मजबूती देता है, इसका इल्हाम इन नेताओं को है। ब्रजेश, देखिए, दारा नगर के नुक्कड़ पर, सुइथा कला के चौराहे पर, नरही की सब्जी मंडी में और गाजियाबाद से लेकर गजरौला तक मोहल्ले में सबको पता है कि गठबंधन हो रहा है। ये जो नेतागण और प्रवक्तागण बैठे हैं, ये अभी नहीं बताएंगे। और सही भी है, चूँकि जब कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े पहलवान एक और बड़े पहलवान से लगातार हार जाते हैं, तो फिर एकजुट होते हैं। और इतिहास गवाह है, यह स्थापित सत्य है अतीत का ब्रजेश जी। 400-300 साल पहले जब कई छोटे छोटे राजा एक बड़े राजा से हार जाते थे तो इकट्ठे मिल के लड़ते थे और कभी कभी हरा भी देते थे। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आप देखिए, भाजपा की लीडरशिप में बेचैनी है।
अभी आलोक अवस्थी ने एक बात कही कि बहन जी ने कैराना में अपील नहीं की। अरे साहब, जब उनके बिना अपील के आप हार गए तो आप सोचिए हार और जीत के कहीं अलग समीकरण भी होते हैं। नोट कर लो, बोलने दो, आप बोलने दो, आप नोट कर लो, उनका जवाब देने का खूब टाइम दूंगा। मेरी बात मैं चाहता हूं कि बिना हल्ले गुल्ले के हम लोग एक सुनिएगा। कंटेंट वाली डिबेट करें। जी जी, आप स्वयं देखें कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मायावती जी ने कोई अपील नहीं की। जी जनाब, जब बिना हेमंत जी, अपील मैं के एक सवाल है आपसे आ और सकता, करूंगा, वो लोग देख रहे फिर हैं। मैं अशोक सिंह जी की जो सवाल ये है, जो एविडेंस कहते हैं, जो भारत चुनाव आयोग का डेटा सजेस्ट करता है, वो ये कहता है कि 34 सीटें ऐसी थी जो बीएसपी जहां पर रनर अप थी, सीटें भले ही ये न जीत पाए हूं, 22.2 का इनका वोट शेयर था, उसके बावजूद सीट भले न जीते हों, तो क्या समाजवादी पार्टी थोड़ा पीछे होगी और बहुजन समाज पार्टी को लायन शेयर इस गठबंधन का मिलेगा? आपको ऐसा लगता है? देख ब्रजेश जी, कृपया मेरा उत्तर ध्यान से सुनिएगा। आप मार्च 2017 में जाइए, हम और आप डिबेट में लाइव बैठे थे, नतीजे नहीं आए थे और अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया था नतीजों के एक दिन पहले। जब एग्जिट पोल आया था उसके अगले दिन, तभी मैंने आपसे इशारा किया था कि 2019 के लिए एक जमीन तैयार की जा रही है और अखिलेश यादव इसके नायक बनेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा ना कि बड़ा दिल होना चाहिए। कभी कभी जब आपकी सेहत कमजोर हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन बड़ा दिल कैसे है हेमंत जी? लेकिन 31 पर समाजवादी पार्टी रनर और 6 सीटें उनकी अपनी, 37 तो समाजवादी पार्टी के पास हुई और 34 सीटें बीएसपी के पास हुई। क्या यह डेटा रिवर्स होगा? क्या होगा? श्रीमान जी, मुझे एक बात खाली सुनिएगा, मैं बाजार का कुछ डेटा आपको दे दूं जो मीडिया में चल रहा है, बाजार में चल रहा है, नेताओं में चल रहा है, मंडियों में चल रहा है। चलो आप सीट बांटो, अच्छा सीट बांटो, आप सीट बांट दो आज। अब मैं बांट नहीं रहा, जो बंट रही है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। जी बटवाइए। कहीं ये हो रहा है कि 37, 32, 8, 3, कहीं हो रहा है, ये चर्चा है कि हो सकता है भाजपा के लोग इसको चला रहे हों कि 30, 16, तो आप 3, कांग्रेस को इतना कमजोर मानते हो कि सिर्फ 8 सीटें दे रहे हो? चर्चाएं हैं किसको? कांग्रेस को। हाँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस चूंकि बृहत्तर गठबंधन देख रही है, अभी उसको बसपा के साथ मध्य प्रदेश भी देखना है। मध्य प्रदेश बसपा 50 सीट मांग रही है, वो 20-22 दे रहे हैं जी। उसको और स्टेट्स में भी मैं देखना अशोक है। सिंह जी को आपके साथ उत्तर कनेक्ट प्रदेश करना सबसे चाह रहा हूं। कमजोर कड़ी है राष्ट्रीय कांग्रेस जनता की। दल के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं लालू यादव की पार्टी के और गठबंधन के बहुत बड़े पैरोकार हैं, इसलिए मैंने आज इनको डिबेट में आमंत्रित किया है। अशोक सिंह जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने डिबेट को ज्वाइन किया। अभी तक जितनी बातचीत मैंने की, गठबंधन की स्टेक होल्डर्स जितने भी स्पोक्स पर्सन यहाँ मौजूद हैं, ये सैद्धांतिक तौर पर तो ये सहमत है कि ये लोग आपस में इकट्ठे हो सकते हैं और इनका उपचुनाव का एक इतिहास भी है कि ये इकट्ठे रहे भी हैं। लेकिन अभी तक कोई रणनीति का स्पष्ट न होना, गठबंधन का ऑफिशियल ऐलान न होना, यह दिखाता है कि कुछ असमंजस और कुछ प्रॉब्लम गठबंधन के बीच चल रही है। और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम संभावित है वो है सीट शेयरिंग की। नहीं ब्रजेश जी, हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। अभी 3 राज्यों में चुनाव है, उसकी तैयारी हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसके बाद गठबंधन निश्चित तौर पर सबका एक मजबूत धरातल से बनेगा। सीट शेयरिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप कह रहे हैं कि तमाम उस हिसाब से नंबर 2 पे ये हैं, नंबर 3 पे ये हैं, नंबर 1, जब चुनाव होता है तो चुनाव आयोग के आंकड़ों से आधारित सीटों का बंटवारा नहीं होता। मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मेरा डाटा नहीं है ये। नहीं, चुनाव आयोग का उदयवीर जी को भी गलतफहमी थी। ये डेटा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से मैंने निकाला। राजनीतिक पार्टियों में चुनाव आयोग का अगर डेटा में कुछ आगे पीछे है तो करेक्ट कर दीजिए, पर ये मैं अपने घर से लेकर नहीं आया हूं। नहीं, मैं राजनीतिक पार्टियों की ही चुनाव आयोग के आंकड़े को ही ये बोल रहा हूं कि जब राजनीतिक पार्टियां जब तय करती हैं तो चुनाव आयोग के आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं होते। अच्छा, आप तो लंबे समय से यहाँ की राजनीति को देख रहे हैं, आप मुझे बताओ आज की डेट में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें गठबंधन का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन बनेगा? समाजवादी पार्टी या बीएसपी? दोनों बराबर बनेंगे, दोनों बराबर मजबूती के साथ बनेंगे। तो क्यों फिर बीएसपी की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि सम्मानजनक सीटें चाहिए और अखिलेश जी ये बयान क्यों दे रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज के लिए तैयार हैं, यानी कम सीटों पर भी लड़ेंगे? और अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो सब फेक है। वो सम्मानजनक सीटें वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस में इसमें उनको देना चाहिए। यहाँ आपके हिसाब से सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होना चाहिए? रनर अप वाला
जो डेटा सजेस्ट कर रहा है वो, या फिर ये जो उदयवीर जी बता रहे हैं? विनर कैंडिडेट, वही तो कह रहे हैं रनर। परिस्थितियां, हाँ, तो वो तो कह रहे हैं हो जाएगा उसी हिसाब से। तो फिर नेता और कार्यकर्ता बैठ के आपस में तय कर लेंगे हमारा कैंडिडेट। उस हिसाब से तो हेमंत तिवारी ठीक कह रहे हैं। फिर हेमंत तिवारी की बात तो सही है। क्या कह रहे हैं? इन्होंने 37, 32, 8, 3 बांटा है। नहीं, ये तो हवा की बातें हैं। हेमंत भाई जो ये कह रहे हैं व्हाट्सएप में चली हुई बातें हैं। हाँ। लेकिन जब बटेगी सीटें सम्मानजनक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस, अगर मध्यस्थता की जरूरत पड़ी तो लालू यादव बीच बचाव करेंगे। बिल्कुल रहेंगे लालू जी उसमें अब भी लगे हुए हैं। ओके, बंटवारे के पंचायती प्रधान होंगे। यस, 10 सेकंड में आप अपना रिप्लाई दीजिए, फिर मैं अशोक सिन्हा जी को जोड़ना चाहता हूं। देखिए, दो बातें। हाँ, पहली बात तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह दूं कि ये जो दो नंबर्स हैं ये एकदम गलत है। ओके, ये सब व्हाट्सएप की, जिसके जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों की तो आप बता दो डेटा क्या है। ठीक है, आप बता दो। डेटा जब तय हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। वो चुनाव आयोग के हिसाब से नहीं होगा। उन्होंने कहा विनेबिलिटी ऑफ द सीट, लीडर्स बैठते हैं कहाँ किसको लड़ना चाहिए, क्या ठीक रहेगा, निर्णय लिया जाता है। अखिलेश यादव जी ने बड़ा मन और या बहुजन समाज पार्टी ने एक दूसरे के जो शिष्टाचार दिखाया है वो स्वस्थ गठबंधन का परिचायक है। सीटों पर नंबर 2 थे, आपको कुछ पता है, डेटा है आपके पास? नंबर 2 और नंबर 3 का मुद्दा नहीं। नहीं, यही तो मुद्दा था ना। आप डेटा चैलेंज करो, मैं तो डेटा पे बात कर रहा हूं। डेटा चैलेंज नहीं, मैं नोट करके लाया हूं। आप वो बात को क्यों घुमा रहे? आपका डेटा एकदम सही है, लेकिन आप ही ने कहा नहीं, आपका डेटा एकदम सही है, लेकिन 31 ये हमारे दलों एक और के, जोड़ सुन लीजिए, आपका डेटा एकदम सही है, लेकिन ये हमारे निर्णय लेने का आधार नहीं है। नहीं, ठीक, तो वही तो फार्मूला बता दीजिए। एक चीज हेमंत तिवारी जी क्लियर हो गई, जो आप एजेंडा चला रहे थे कि पिछले फार्मूले के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, यानी जो डेटा सजेस्ट कर रहा है उस पे चुनाव नहीं होगा, कुछ नए हालात पर होगा। यही है ना? यही है ना? श्रीमान जी, मैंने हेलो ब्रजेश जी, नहीं माफ कीजिएगा, क्लियर कर दूं। बहुत जरूरी है, बाजार में चल रहा है। मैंने ये बात अपने आंकड़े नहीं दिए। नहीं, ये बाजार की बात है। बाजार में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। नहीं, गुस्सा मत करिए, समझ लिया। आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा। नंबर 2 नोट करिए। नहीं, आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा। सेंटिमेंटल हेमंत जी। अरे ब्रजेश भाई, गठबंधन में ये कितने सीरियस रहे हैं। सीटों पे लड़ेगी। 1998 में सोनिया गांधी बोली इससे मेरे नीचे को बात 72 है। अरे सुनिए, वहाँ पे मुलायम सिंह यादव ने उनकी कुर्सी खींच ली। मैं जवाब दूंगा। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी बिहार में महागठबंधन की बात करती है, अशोक सिन्हा जी, समाजवादी पार्टी जो है नहीं, इनका जवाब तो गठबंधन की बात हो रही है। आप रुक जाइए, ले लीजिए, आप नोट कर लो, नोट कर लिया। ऑलराइट, प्लीज छोड़ दिया इनको। ऑलराइट, शांत रहें। अशोक सिन्हा जी मुझे ज्वाइन कर शिवसेना क्या है? ऑलराइट, सिन्हा जी थैंक यू सो बीजेपी मच, क्या है? डिबेट को ज्वाइन किया। चंद्रबाबू प्लीज नायडू क्या है? ऑलराइट, शांत रहें। आपके साथ छोड़ा आप लोग देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि सिन्हा जी की बात को भी शामिल किया जाए। हल्ला करने वाले नो भाजपा वाले आ जाएंगे। नो 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 नो, शांत रहें इनके और एक आदर्श दूसरे की ना बोल दो, खाली सभा करते प्लीज 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 भयभीत हैं, जिनको आज सीट नहीं बटेगी, गाली दी, आज सीट नहीं बटेगी, गाली चिंता मत दी, करो, आज सीट नहीं बटेगी, वही इनके भागी विधाता बने नहीं, वाला बोल। चिंता मत करो, आज सीट बटने की, आज नहीं सीट बट, नो प्लीज नहीं, आलोक जी सब्र कीजिए, आज कोई सीट बटने नहीं जा रही, आप लोग झगड़ा ना करें। अशोक सिन्हा जी थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या गठबंधन वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीरियस थ्रेट पॉलिटिकली है? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, जनतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने लाइक माइंड पार्टियों के साथ या आवश्यकता के अनुसार, रणनीति के अनुसार गठबंधन करने का अधिकार है। अब यह अधिकार का प्रयोग करते हुए यदि कुछ दल मिलते हैं जी, तो एक उदाहरण है 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी, तो जिस शिद्दत के साथ बनी थी जी, जिस उत्साह के साथ बनी थी और जिन परंपराओं के साथ बनी थी, क्या वो परंपरा इस बार भी जो दल गठबंधन करने जा रहे हैं उनके साथ बनी रहेगी? नंबर 1। नंबर 2, गठबंधन की कई शर्तें होती हैं। टिकट किसको मिलता है? सामूहिक चेतना जो समाज का होता है वो देखता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस प्रधानमंत्री के बनने से देश का भला होगा और या हमारा भला होगा। और जब टिकट आप मुझे बंटवारा बताओ, हो जाता आपका है, क्या तो बहुत से मानना है लोग कि जो किसके टिकट बनने से प्रधानमंत्री इस देश का भला होगा? अशोक सिन्हा जी की क्या राय है, ओपिनियन है? नहीं, मेरी तो राय स्पष्ट है कि मोदी के सामने अभी कोई नहीं है, उसके समक्ष अभी उसके कैलेवर का कोई नेता नहीं। अच्छा, आपका नेता कौन है बता दीजिए। नहीं, मैं ऑलराइट, राहुल गांधी जी भदौरिया जी बनेंगे क्या? हमारी तरह थोड़ी ना कि आप लोग थोड़ा नहीं, शांत रहे, इस तरह नहीं, डोंट बी, नहीं, इस तरह मत करिए, इस तरह मत करिए। भदौरिया जी, ऑलराइट, सुधींद्र भदौरिया जी, अगर कोई गठबंधन शेप लेता है
तो दो चीजें हैं जो इशू बनेंगी। क्या कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा भी, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी गठबंधन अपना प्रस्तुत करेगा बीजेपी के काउंटर के लिए? देखिए, कुछ बिंदु तो बहुत स्पष्ट हो गए हैं कि इस समय जो देश के अंदर ये गठबंधन हो रहा है, ये जनता का भी गठबंधन है, दलों का भी गठबंधन है। ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है वो निस्संदेह कुछ सिद्धांतों पर हो रहा है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, और मैं कई बार इस बात को आपके चैनल पर भी दोहरा चुका हूं, निस्संदेह ये जो लिंचिंग वाली घटनाएं घटी हैं, जिस प्रकार से ऊना से लेके सहारनपुर की घटनाएं घटी हैं, जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था भदौरिया जी? मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था बता दीजिए, अखलाक के साथ। और इसके साथ साथ लिंचिंग नहीं था क्या? मुजफ्फरनगर जो सिख मारे गए 1984 में, हजारों संख्या में, मुजफ्फरनगर उसके बारे में बसपा का क्या मुजफ्फर, अरे भाई या तो आप बोल लीजिए, आप मुझे बोलने नहीं दीजिए। जब बीएसपी से गठबंधन किया था पूछा था ये नहीं, आपकी बातें मैं सुनता रहा था। जी 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 बोलिए। हाँ बोले सर, बोले सर। मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये लगता है इस समय देश को बहुत बड़ी चुनौती है हमारे संविधान की, और जिसको बहन मायावती जी कई मौकों पर दोहरा चुकी हैं, और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। और आपको मैं बता दूं, कर्नाटक में बहुमत किसी के साथ जबरदस्ती शपथ दिलाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। और इसी प्रकार गोवा और मणिपुर में हुआ। कॉमन मिनिमम एजेंडा बनेगा यूपी में सर? पार्टी को अहंकार, कॉमन मिनिमम एजेंडे पर काम होगा जिसमें सपा, बसपा, आरएलडी, कांग्रेस सहमत हो? कॉमन मिनिमम एजेंडा जनता बना रही है। और मैं आपको अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि मोदी जी का कोई इसी प्रकार शाइनिंग इंडिया और अटल बिहारी वाजपेयी थे, सरकार बनी 10 साल चली। मैं आपको बतला दूं, बहुत सन 77 का भी जिक्र किया, कोई तय नहीं था प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हम लोग तो जेल से निकले थे उस दौर में। और मैं आपको बतला दूं, मोरारजी देसाई को भी प्रधानमंत्री मान लिया गया, सब लोगों ने मान लिया। तो ये हो जाता है। आपकी नजर में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री निस्संदेह बहुत सारे लोग मान रहे हैं, विपक्ष में बहुत सारे लोगों ने कहा है। आज जो चर्चाएं हो रही हैं, राहुल गांधी ने कहा है कि हम मानने के लिए तैयार हैं किसी महिला को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्यों ना एक महिला दलित बन जाए? एक दलित महिला को अगर देखिए, सुधींद्र जी, नहीं सुनिए, सुधींद्र जी बहुत होशियार और बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। इन्होंने अपना कार्ड चल दिया कि एक महिला होनी चाहिए। फिर ये चूंकि बीएसपी रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने अपना दांव तो चल दिया कि दलित महिला को पीएम कैंडिडेट माना जाए। यही बात है। देखिए, ऐसा है, ये मैंने नहीं केवल कह रहा हूं, चौटाला जी कह रहे हैं, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है, तमाम लोगों की तरफ से आवाज हो रही। तो पहली बार टेलीविजन चैनल्स पर ये बात आ रही है कि मायावती पीएम कैंडिडेट हैं क्या, और बीएसपी बैक कर रही है पीछे। रोक है क्या? क्यों भाई, मैं ये बोल रहा हूं, अगर जन इच्छा है तो क्यों नहीं हल्के में क्यों ले रहे हैं? इतिहास में क्या बहन जी 0 से 100 की ओर देखती हैं। बड़े अलग मिजाज की पॉलिटिक्स है उनकी। पर बीएसपी ने ऑफिशियली यही वजह है। 2 से नहीं, दो सीटों, अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटें लाके सन 84 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी अपना चुनाव खुद हार के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि बहन मायावती जी एक दलित महिला प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है क्या? आप मेरी बात नहीं समझ पाए महाराज। सुधींद्र जी, ये बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी सन 84 में 2 सीट, अटल बिहारी वाजपेयी मथुरा में चुनाव हारे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पर बहन मायावती जी, क्योंकि एक दलित महिला इसलिए नहीं बननी चाहिए। आपकी ये अजीब वो है। नहीं, हेमंत तो साथ में है। हाँ हेमंत जी बोले। अरे क्या बात कर रहे हैं भदौरिया जी? मेरा मतलब यह है, मैं तो तारीफ करता हूं, कोई 0 से 100 की ओर देखे, ये तो पॉजिटिविटी की ऑप्टिमम स्थिति होती है। 2014 में 0 थी, 2017 में आपने देखा है। तो हेमंत जी, क्या आप मानते हैं कि मोदी जी के मुकाबले मायावती बेहतर पीएम कैंडिडेट है? हमें 22% वोट मिला। आप क्या कहना चाहते हो? लार्जेस्ट पार्टी थी वोट शेयर में,
थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी वोट शेयर में, और हमको 22% वोट मिला, जैसा कि बतला रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी। हाँ हेमंत जी। अरे भाई साहब भदौरिया जी, कुमार स्वामी अगर इतनी कम सीट लेके चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो मायावती क्यों नहीं बन सकती? इसलिए तो गठबंधन जरूरी है। 10, 20, 25 सीट तो चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसीलिए कह रहा हूं गठबंधन सत्य है, आवश्यक है और होने जा रहा है। ऑलराइट, मैं वीरेंद्र सिंह को इस डिबेट में जोड़ना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं तो। ऑलराइट वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताओ, क्या वाकई में गठबंधन हो गया है, नहीं हुआ है, या हो गया है रणनीतिक तौर पर उसका ऐलान चुनाव के दौरान होगा? जैसा सुनने में आ रहा है ब्रजेश जी की बातें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और सीटें काफ़ी फाइनल हैं, और मायावती ने अपने जो उनके कैंडिडेट्स हैं जिनको लड़ना है, कुछ लोगों को उन्होंने इशारा भी किया है कि वो अपने क्षेत्र में काम शुरू करें। तो ये बात बिना बातचीत के तो वो कहेंगी नहीं, तो निश्चित ही बात आगे बढ़ी है। लेकिन फाइनल ऐलान तो तभी होगा जब चुनाव करीब आएगा। लेकिन देखिए, बीजेपी के लिए भी बहुत आश्चर्य की बात है कि जो धुर विरोधी दल थे प्रदेश में, सपा और बसपा, एक दूसरे को जो देखना नहीं चाहते थे, आज वो एक गठबंधन में आ गए हैं, सहमति पे आ गए हैं और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए वो तैयार हैं। बीजेपी भी अपनी रणनीति बना रही होगी। आलोक जी भी बैठे हैं। एक बात मुझे बताओ, आपकी उपचुनाव 4 हो गए, बीजेपी इनको कैसे हैंडल करेगी? क्योंकि गठबंधन, मेरा मानना है कि बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल थ्रेट तो है। अब बीजेपी के पास रणनीति क्या है? बिल्कुल, बीजेपी के सामने इन दोनों के वोट बैंक से निपटने की बड़ी चुनौती है। अब वो कैसे निपटेगी? अभी वो उनके अमित शाह जी आए थे, अभी वहाँ पर संतों से भी मिले। अमित शाह को तो महारत है। राहुल गांधी कहते हैं मेरे पास मायावती है, ममता है, मुलायम है, अखिलेश है, मोदी जी तुम्हारे पास क्या है? मोदी जी कहते हैं मेरे पास अमित शाह है, जो असंभव को संभव बना देता है। हाँ। तो हर आदमी अपने अपने तर्क है। देखिए, आलोक जी बैठे हैं, ब्रजेश जी, मैं किस्सा सुनाऊं कि एक नेताजी थे, उनका वजन थोड़ा बढ़ गया था, आलोक जी से थोड़ा ज्यादा। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि थोड़ा टहला वहला करो सुबह उठ के, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो बोले यार क्या करें, 2-2 बजे रात तक कार्यकर्ता बैठे रहते हैं और सुबह 8 बजे से पहले आंख नहीं खुलती, टहले कैसे, वजन कम कैसे हो? तो मैंने उन्हें सलाह दिया, भाई इस काम के लिए एक नौकर रख लो जो तुम्हें सुबह 5 बजे जगा दे। तो नेताजी को सलाह भा गई, उन्होंने एक नौकर रख लिया और उससे बोले सुबह 5 बजे जगा देना। सोए, सुबह उठे तो फिर देखे घड़ी में 8 बज रही है। नौकर को बुलाया, बहुत डांटा कि तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया जब 5 बजे तुम्हें इसी काम के लिए रखा था जी। तो उसने कहा साहब जगाया तो था, आप टहल के भी आ गए। तो बोले कि कब टहल के आ गए, कब मैं उठा, कब गया? तो बोले साहब मैंने आपको ठीक 5 बजे जगाया, आपने आँख भी खोली और एक बार इधर करवट ली, दूसरी बार उधर करवट ली और फिर आप सो गए। तो साहब मैंने सोचा कि बड़े आदमी है, इससे ज़्यादा क्या टहलते होंगे। तो इसी तरह से राजनीति में तमाम चीज़ें चलती हैं और उनके सियासी मायने अलग अलग होते हैं। भदौरिया जी बैठे हैं, वो भी मायावती जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। नहीं, आज तो पहली बार कम से कम मैं तो ये मानता हूं कि बीएसपी ने आउटस्पोकनली इस बात को बैक तो किया कि एक दलित महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं, पद के प्रत्याशी क्यों नहीं बन सकती। कांग्रेस को पहली बार कोई ऐसा स्ट्रांग वो भी तो मिला, ऑप्शन भी तो मिला कि अकेले राहुल गांधी नहीं है, मायावती भी है पीछे। ब्रजेश जी, जो आदमी 4 बार यूपी का सीएम रहा हो, देश के सबसे बड़े सूबे का, उसकी प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी बनती है, कोई उसमें अड़चन नहीं है। लेकिन अब सीटें हो तब जो, तो ये तो गठबंधन का परिणाम से तय होगा कि किसको क्या सीटें आई। बिल्कुल गठबंधन के परिणाम पे तय होगा। तो आज आपका साहित्य क्या कह रहा है वीरेंद्र जी? और देखिए, जो गठबंधन हो रहा है जी, उस पर कहेंगे हाँ, कि हौसलों को आजमाना चाहिए, हाँ, और मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, और खुजलियां जब 7 दिन तक ना रुके आदमी को तब नहाना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे कि गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में हुआ तो सीट शेयरिंग कैसे होगी और क्या अपोजिशन एक्सेप्ट करेगा मायावती को प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।
अगर चुनाव में आप हार्ड एविडेंस को सामने रखें और ये चर्चा करें कि पिछली बार यानी 2014 में किसका किसके साथ मुकाबला था, तो 69 ऐसी सीट्स रही हैं, 69 आउट ऑफ 80, यानी 80 में 69 ऐसी सीटें रही हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से रहा है। यानी मोर देन 90% सीट्स उत्तर प्रदेश की जहां पर हेड ऑन कोलिजन बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच रहा है। अब इस इलेक्शन में जब ये एक हैं, अगर इसमें कांग्रेस भी जुड़ जाती है, इसमें राष्ट्रीय लोकदल भी जुड़ जाती है, इसमें और भी छोटे दल जुड़ जाते हैं, तब सिनेरियो क्या होगा। और यूपी में कुछ ऐसी सीटें रही हैं जहां पर बहुत थोड़े से परसेंटेज से कई सीटों में मार्जिन बढ़ा और घटा है। मिसाल के तौर पर 1 से 5% का जो मार्जिन है से जो जीत हुई है बीजेपी की, वो ऐसी 7 सीटें हैं। 5 से 10% के मार्जिन वाली सीटें जहां पर बीजेपी ने 5 से 10% का वोट शेयर पे चुनाव जीते हैं, ऐसी सीटें 12 हैं। 10 से 15% वाले थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ जाता है, ऐसी सीटें 12, और इसके अलावा 20 से 25% में 11 और 30% एबव भी तकरीबन 10 सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन 1 से लेकर 10% तक में 19 सीटें हैं जहां पर वोट शेयर बीजेपी का लीड मार्जिन में बढ़ा है। तो ये 19 सीटें भी बीजेपी के लिए रिस्क पे है अगर ये गठबंधन मिलता है तो अब ये जो डेटा सजेस्ट कर रहा है, क्या इसी के आधार पर सीट शेयरिंग होगी या सीट शेयरिंग का फार्मूला कुछ और होगा, या अगर कुछ इस तरह की बात की भी जाए सीटों के बंटवारे की, तो फार्मूले में क्या क्या चीजें सजेस्टिव हैं और क्या होना चाहिए, इसका जवाब उदयवीर सिंह देंगे, समाजवादी पार्टी के यूपी में प्रवक्ता हैं। अब आप बताएं सीटों का फार्मूला क्या होना चाहिए या किसी भी गठबंधन का फार्मूला क्या होना चाहिए। सबसे पहले सिन्हा जी ने एक सवाल उठाया कि शर्तें होती हैं। इस बार हमारे गठबंधन के साथियों की शर्त बहुत स्पष्ट है, 2 शर्तें केवल जी। एक ये कि दलित पीड़ित शोषितों को न्याय और सुरक्षा और विकास दिलाना है। ये अंबानी और अडानी की सरकार नहीं बनानी है, पीड़ित शोषितों की सरकार बनानी है। दूसरा, लोकतंत्र को बचाना है जिसका आधार है सामाजिक न्याय। अंबानी से गलबैया तो आपकी सरकार करती थी। टाइम कम है, एक मिनट सबको मिलेगा, एक मिनट सबको मिलेगा। मेहुल भाई को भगाती नहीं थी विदेश। नहीं, आप एक बात बताओ, आप सीट शेयरिंग पर कुछ बात कर रहे हैं। तो ये फार्मूला बहुत, एजेंडा बहुत क्लियर है। ओके। दूसरी बात देखिए, सीटों में कई चीजें हैं। अकेली एक चीज, आपने 14 का रिजल्ट खुद रख रखा है। ओके। 14 के बाद 17 का चुनाव हुआ है। 17 में विधानसभा का हुआ, विधानसभा चुनाव उसको कंसीडर करेंगे? नहीं, मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन सारे दल के लोग, वो चुनाव हुआ है। भदौरिया जी नोट करिएगा, 14 का चुनाव रिजल्ट, 17 का रिजल्ट। सुन लीजिए मेरी बात, मैं कोई गठबंधन का स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ जो मैं कोई फार्मूला दे दूं, लेकिन मैं अपनी बात आपके मुंह में नहीं डाल रहा हूं। समझिए, उसके बाद सीट का इतिहास क्या है, हाँ, उसके बाद कौन कहां लड़ना चाहिए जो आज की परिस्थिति में जीतने के हिसाब से आवश्यक है। इसके बाद पर्सनालिटीज हैं। मान लीजिए किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी सीट पर कोई विशेष वो रखते हैं। टाइम का अभाव है, मैं बस इतना टाइम है आपके पास जी, तो कंप्लीट। अगर मान लो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी और दल का कोई रखता है अपनी विचार, तो वो दोनों की उनकी आम सहमति से बात बनेगी। मोटे तौर पर 4 बातें सामने आई सर, आज 2 बड़ी बातें सामने, एक आपने कही, दूसरी अभी उदयवीर जी ने ये बात कही कि सीटों का फार्मूला तय होने का आधार सिर्फ वो हार्ड एविडेंस 14 का नहीं है, बल्कि इन्होंने 4 बातें रखी जिनको मैं सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं। 2014 का जनरल इलेक्शन का रिजल्ट, 2017 का यूपी का असेंबली का रिजल्ट, इसके अलावा सीट का इतिहास, और दूसरा पार्टी लीडरशिप की लाइकिंग डिसलाइकिंग या कैंडिडेट्स पर निर्भर करेगा। ये 4 फैक्टर उन्होंने दिए हैं। मेरी समझ है अपनी। हाँ, इनकी समझ है। आपको इस पर कोई एतराज है, कोई संशोधन है, कुछ घटाना चाहेंगे, कुछ बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, जो समाजवादी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, वो निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी के। हमारी पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं, हमारे यहाँ से कब कौन कहाँ से चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है वो तय कर सकती है। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, एक चीज़ ज़रूर जो आपके बहस का मैं समझता हूँ मूल वो सिद्धांत होना चाहिए, वो ये है कि पॉलिटिक्स जो है, ये चंद्रशेखर जी कहा करते थे, आर्ट ऑफ द
पॉसिबिलिटी, संभावनाओं का खेल हुआ करती है। और मैं आपको ये बतला दूं, सन 84 में चंद्रशेखर जी बलिया चुनाव हारे और अगले चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह सन 71 में मुजफ्फरनगर से नकली सिंह से चुनाव हारे और उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ उसी में वो प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी का भी मैंने आपको उदाहरण दिया। तो ये सब पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब सर, हम जैसे पत्रकारों का काम है उन पॉसिबिलिटीज को समय से पहले एक्सप्लोर करना, हेमंत जी, और सामने रखना। ये हम लोगों का भी एक पेशा है कि आप कर सकते हैं। जी जी, हम उन्हीं पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर आप लोग के साथ बातचीत कर उस तरह क्या आप उस तरह के भविष्य दृष्टा हैं, आप कर सकते हैं। हम तो देखिए, हमारी सीमाएं हैं। हम बहन मायावती जी के नेतृत्व में मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। सेफ स्टेटमेंट, ऑलराइट। अनिल दुबे जी, आप मुझे बताओ, जो फार्मूला सजेस्ट किया अभी उदयवीर सिंह जी ने, फिर वही बात। नहीं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, मेरा फार्मूला सजेस्ट नहीं है। हाँ। मेरी अपनी सोच है कि इस तरह इनकी की बहुत सारी चीजें सोच ही सही लीडरशिप विचार करेगी। हाँ, इनकी बातों से सहमत हुआ जा सकता है। बातें उन्होंने शोषित वंचित समाज की बात की, वो उस पर सहमति है कि शोषित माइक ऑन करें। हाँ जी, शोषित वंचित और किसान की बात की जाए, किसान का हित कैसे हो, ये सभी दल उस पर सहमत हैं कि कमजोरों की लड़ाई लड़नी है। इस पर सहमत हैं। और जो हमारी पार्टी है, जो हमारी सोच है, इस बात से सहमत है कि 14 का रिजल्ट, 17 का रिजल्ट, सीट का इतिहास और लीडरशिप की बात, ये 4 मुद्दे जो अगर हैं, वाकई में यही फार्मूला होगा। गठबंधन तो लीडरशिप ही तय करेगी। और मैं समझता हूं कि गठबंधन की लीडरशिप का जो फार्मूला होगा वो इस चुनाव में यही होगा कि विनर कौन हो सकता है और कैसे वो सीट हम जीते, यही फार्मूला बनेगा। ऑलराइट, देखिए, ऑलराइट, जिसान हैदर साहब, आप मुझे बताओ, आपने सुधींद्र भदौरिया जी की बात सुनी, बहुत कैटेगरिकली उन्होंने कहा कि अगर एक दलित महिला, क्या कोई महिला प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं हो सकती? क्या कांग्रेस को इस पर कोई इतराज है? नहीं, देखिए, सुनील भदौरिया जी बहुजन समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन है। हर आदमी चाहता है उनका नेता जो है शीर्ष ने उस पर पहुंचे। हम भी चाहते हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। सुधीर भदौरिया जी ने जो कहा है वो अपने नेता के लिए कहा है, उसमें कोई। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि दो एस्पिरेंट हो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट और एक साथ हो? अभी ब्रिजेश जी, ऐसे कैसे एक दल में तो हो जाते हैं। नहीं, वो तो अलग थे। नहीं, राजनाथ जी थे, मोदी जी थे, हमें लगता है पिछले चुनाव में ऐसा नहीं है। कोई क्लैश नहीं है आपका बीएसपी के साथ? अगर बीएसपी ये क्लेम करे, एक दलित महिला को अगर पीएम कैंडिडेट के तौर पर आलोक अवस्थी जी घोषित किया जाए अगर गठबंधन की तरफ, क्या कांग्रेस को कोई इतराज होगा? नहीं, देखिए, मैंने ब्रिजेश जी कहा, मैंने बताया सुधीर जी बीएसपी के नेता है, वो अपने नेता को चाहेंगे शीर्ष कुर्सी पे पहुंचे। हम कांग्रेस में राहुल जी को चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने, तो वो उनकी निष्ठा है अपनी पार्टी के लिए, ये हमारी निष्ठा है। हेमंत तिवारी जी, क्या उदयवीर, मैं आऊंगा, क्या उदयवीर जी की बातों से सहमत हुआ जा सकता है कि सीट शेयरिंग 4 फार्मूले के आधार पर संभावित हो सकती हैं? ऐसा इनका मतलब, इनकी बात है, इनका पार्टी की तरफ से ऑफिशियल क्लेम नहीं है। 14 का रिजल्ट, 17 का रिजल्ट, इसके अलावा सीट का इतिहास और लीडरशिप किसको कैंडिडेट तय करता है, विनिबिलिटी कितनी हो सकती है, क्या ये 4 फार्मूला होगा? ब्रजेश जी, मायावती को खाली अपना फार्मूला पसंद है और वही मानती है। वो अपना राजनीति का अपना चरित्र नहीं बदलती हैं, चाहे 2 सीट पर रहें, चाहे 22 सीट पर रहें, उनका लक्ष्य अलग होता है। मैं नहीं मानता को मानेगी। लेकिन एक बात जानिएगा, 92 के बाद इस प्रदेश में जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, धार्मिक आधार पर वर्गीकरण, ध्रुवीकरण और जाति गोलबंदी की पॉलिटिक्स बढ़ी है। और 92 में राम लहर थी, 93 में राम लहर के टाइम पे जब कांसीराम और मुलायम सिंह का गठबंधन हुआ, तब मैंने कहा था कि पॉलिटिक्स का डेडली कॉम्बिनेशन है और राम लहर किसने रोका था। 25 साल बाद परिस्थितियां फिर बदली हैं, पलटी वहां आई हैं। तो और यही परेशानी है, यही पेशानी है। और अगर यह नहीं होता ब्रजेश, तो नरेंद्र मोदी जैसे बड़े पहलवान को राजनीति के, उत्तर प्रदेश के मंच से अमर सिंह जैसे व्यक्ति को उद्योगपतियों की हिस्ट्री का संज्ञान लेने वाला बयान न देना पड़ता। अशोक सिंह जी, मुझे आप बताइए, भाजपा में क्या किस फार्मूले के तहत सीटों को बंटवारे पर चर्चा होनी चाहिए? अब हम लोग तो ये सैद्धांतिक मान रहे हैं कि गठबंधन होगा, मान लीजिए, तो फार्मूला क्या हो? वो फार्मूला जो उदयवीर सिंह जी ने जिसकी बात कर रहे थे अभी? नहीं, उदयवीर जी ने एक फार्मूला दिया है, वो प्रैक्टिकल फार्मूला है। हमेशा सभी दल ऐसे फार्मूलों पे चलते हैं, उसमें कोई तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उसी फार्मूले के साथ कौन जीतेगा, ये सबसे बड़ा फार्मूला आपकी चलेगा। ठीक, कौन जीतेगा एक तो पहली बात। दूसरा, अगर एक दलित महिला को पीएम कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी के सामने लाया जाए तो लालू यादव को कोई इतराज है? कभी कोई इतराज नहीं है।
तो मायावती को क्या पीएम कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से माना जाए? ये तो नहीं कहा जा सकता। दलित महिला क्यों को नहीं कहा जा सकता सर? क्या एक दलित महिला को अगर आगे बढ़ रही है तो क्या आपको क्या नहीं प्रॉब्लम नहीं है? हम तो सहमति दे रहे हैं, दलित महिला कोई आएगी पीएम बनने तो से हम रोका लोग था। बिल्कुल। आज भी मुलायम सिंह यादव के मन में ये टीस है, तो क्या आप मायावती को रोकने भी आएंगे? आप नहीं नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल किसी को रोकने के, ना नेताजी को रोकने में टीस है। आप गलत कह रहे हैं, उनको भी नहीं कहीं। अरे 50 बार मुलायम सिंह यादव कह चुके नहीं, हैं वो सर। टीस रही होगी, पता नहीं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। लालू जी ने कभी किसी को नहीं रोका है और ना ही मायावती जी तो आज को या आपको कोई ये और मानने आएगा में क्या उसको। परेशानी कि अगर एक दलित महिला पीएम नहीं, कैंडिडेट बहुत बनती है स्वागत रहेगा, स्वागत तो रहेगा। लालू यादव अच्छी बात सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो राहुल गांधी को नहीं बनना चाहिए फिर पीएम कैंडिडेट? नहीं, ये कोई परिभाषा नहीं हुई। अगर उनका नाम आता है तो बिल्कुल कितने सपोर्ट लोग करेंगे बनोगे सर? ये तो गठबंधन जीतने के बाद की बातें हैं, अभी कहां से इसकी चर्चा है? लीडरशिप तो मैटर करती है। लीडरशिप है, वो लीडर है मायावती। अशोक सिन्हा जी को मैं डिबेट में जोड़ना चाह रहा हूं। लीडर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत जाने माने विचारक हैं। सर एक बड़ा सवाल है मेरा आपसे कि इस बार का चुनाव क्या जातीय समीकरण वर्सेस मोदी के विकास और जो धार्मिक एजेंडा है जिसको हिंदुत्व का एजेंडा कहा जाता है, क्या उस पर आधारित होगा? देखिए, देश की जनता ये देखना चाहती है कि विकास हमारा कैसे होगा, किसके माध्यम से होगा। जो भी गठबंधन बन रहा है उसे ये साबित करना होगा कि वो गठबंधन क्यों कर रहे हैं। जनता में यह विश्वास दिलाना होगा कि क्या इस गठबंधन का जो नेता बनेगा वह मोदी से सशक्त और अधिक विकास कार्य करने वाला मायावती के नेता बारे में बनेगा, आपकी क्या या ओपिनियन है आपस में सर? झगड़ा करके। नहीं, मायावती एक अनुभवी नेता है, अच्छा ओपिनियन है। मैं तो उनके समय में प्रशासन में रहा हूं और ठीक है, वो उनका नेतृत्व कोई ऐसा नहीं है खराब है। जी ठीक है। भदौरिया जी, आरएसएस आपकी बातों में आपके साथ है? नहीं, तो वो जो वास्तविकता है वो देश के पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, श्रमजीवी हों, आरएसएस के विचारक या हैं। कोई भी व्यक्ति हो, बहन मायावती जी, देखिए मैं उनको नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ वो संघ के हों या वामपंथी हों, बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही। वो सहयोग से भी बनी और अकेले दम पर भी, जी, मायावती का प्रशासन कैसा होता था? आप तो प्रशासन में भी रहे हैं उनके साथ। मुख्यमंत्री बनी। कैसा होता था प्रशासन, बताइए बहन सिन्हा जी। देखिए, मैं अशोक सिन्हा जी, मायावती का प्रशासन कैसा था? सिन्हा जी से आपका प्रश्न है? जी, सिन्हा जी से था। नहीं, मैं तो प्रशासन उनका अच्छा मानता हूं जी कि वो अच्छी प्रशासक थी, परंतु मोदी जी के समक्ष वो और सर अब आप बात को और योगी जी के अच्छे थे भाई, पूछे। आलोक अवस्थी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। यस गो अहेड। देखिए ब्रजेश भाई, मुकाबला मोदी जी से है। ब्रजेश भाई, एक बहुत इन सारी डिबेट में एक निचोड़ निकला, इतिहास। इतिहास लेकिन जब देखा जाएगा तो हमेशा जो है इन लोगों ने एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंका। समाजवादी पार्टी ने बिहार में चाहे 1998 में, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी इनके झगड़े चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदन।